मुझे नहीं पता था महावीर भाई की बीवी इतनी प्यारी है, जितना सुना था आप उससे काफी चेंज हो। सफिया उस वक्त जमरूश के हमरा उसके कमरे में बैठी थी। किससे सुना मेरे बारे में? जमरूश उसके 1 साला बेटी को ऊपर नीचे करके हंसा रही थी। मनसा भाभी से। सफिया ने बेदिली से कहा। जमरूश रुक गई। उसे फीका सा मुस्कुरा कर उसे देखा था। उनकी आपसे बनती नहीं है? सफिया ने इश्तियाक से पूछा। कुछ खास नहीं, जमरूश ने सर झटका। मैं बात करती हूँ उन दोनों से। सफिया इरादा बनाती उठी। नहीं, खुशी का मौका है, घर में इतने मेहमान आए हैं और आप मेरे लिए अपना रिश्ता खराब न करें। एक न एक दिन उनका रवैया बदल ही जाएगा। जमरूश ने प्यार से समझाते उसे रोका। उसने जमरूश की अच्छाई से महसूस होते सर को जंबिश दिया था। वलीमे की तैयारी जोरों शोर से चल रही थी। सफिया ने दिलफरागी से बड़े भाई की तकरीब में हिस्सा लिया। संडे के दिन सुबह से ही हवेली में गहमा गहमी थी। तकरीब में शरीक होने जमरूश की फैमिली तशरीफ लाई। अम्मा नवाबों के शान बान देखकर मसरूर हुए बगैर न रह सकी। मेहमानों का इस्तकबाल करने नवाब शामिर एहसानी सफ़ेद कमीज शलवार पर काला वेस्ट कोट सेब तन किए, बालों को नफीस बनाए, कल्चरल पगड़ी बांधकर बलोची चप्पल पहने, महंगी घड़ी और कीमती जवाहर की अंगूठी डाले वो ठाट से चलते बाहर आए। लॉन में मौजूद हर सी नफ्स की नजर उनकी शान पर थी। महावीर सफ़ेद कमीज शलवार पर मल्टी कलर कशीदाकारी का वेस्ट कोट पहने, बालों और मूछों को ताव दिए मर्द हसरात के घेरे में चलता हुआ बाहर आया। उसके साथ चलते लड़की उसको सर पर हलाली दुपट्टा जिसको चारों कोनों पर लगे खंजर से पकड़ा हुआ था लाए। खानदान का हर जवान तकरीबन ममासलत रखते लिबास में थे। खासकर बलोची पगड़ी सभी ने बांधी हुई थी। टीनेज लड़के ढोल पर सदियों से मशहूर बलोची 2 ताली और 3 ताली चाप करने लगे। वहीं लाउंज के अंदर खवातीन के लिए अलग इंतजाम किया गया था। जमरूश गुलाबी और सुर्ख रंगों से मुंतशिर किए सरी और कशीदा के काम वाले रवायती बलोची लिबास में तैयार, गोल्ड ज्वेलरी पहने, हाथों पैरों पर मेहंदी लगाए औरतों के घेरे में बैठे थे। जहां मर्द बलोची नाच गाना करके जश्न मना रहे थे, वहीं औरतें भी पीछे न थीं। सफिया ने बढ़ चढ़ कर डांस किया और महफिल को 4 चांद लगा दिए। कुछ लम्हे बाद महावीर के बड़े कसन आए और उसे कंधे पर उठाकर घुमाया। उसके गले में पैसों की कुंडियां पहनाई। आगा साहब ने खास तौर पर आतिशबाजी का भी एहतमाम रखवाया था। यूं रक्सोबाजी का सिलसिला जारी रहा। नवाब महावीर एहसानी का वलीमा था। खाने में कोई कमी बेशी कबूल न थी। हवेली आए मेहमानों के साथ साथ कबीले के लोगों को भी खाना खिलाया गया। रात होने तक तमाम रस्मात को बजा लाकर तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची। फैमिली की मौजूदगी में महावीर और समरूश को साथ बिठाया गया और ढेर सारी दुआएं दी गई। उसके बाद आगा साहब आगे आए और एक फाइल महावीर को थमाई। ये क्या है आगा साहब? महावीर ने कागजात उलट पलट कर देखे। हम तुम्हें शादी का तोहफा नहीं दे पाए थे, ये तुम दोनों का गिफ्ट है। सिबी वाली कोठी तुम्हारी, आगा साहब ने दिल फरागी से कहते उसे खुद से लगाया। जमरोश भी मोहब्बत पाश नजरों से बाप बेटी की मोहब्बत देख रही थी। वही मनस्सा का मुंह बन गया। उसने आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर यूशा को देखा और पैर पटक कर चलते कमरे में बंद हो गई। मेहमानों की मौजूदगी में यूशा उससे देखकर भी नजरअंदाज कर गया। वलीमे का प्रोग्राम अच्छे से इख्तिताम पसीर हुआ। मेहमान एक एक करके वापस घरों को जाने लगे। सबको रुखसत करके यूशा कमरे में आया तो मुन्नसा बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। सिब्बी वाली कोठी मुझे पसंद थी, आगा साहब ने उस नागिन को दे दी। उससे रोते रोते फरियाद की, वो कोठी उस हवेली की चौथाई बराबर भी नहीं है। मैं तुम्हें ये हवेली दूंगा, यूशा ने उसके पास बैठते प्यार से समझा। पर कब? तुम बस मुझे लाहासिल ख्वाब ही दिखाते रहो। उससे आंसुओं से भरी पलकें उठाकर मासूमियत से यूशा को देखा था। बहुत जल्द मेरी जान, वह हंसता हुआ मखमूर लहजे में कहते उसके करीब हुआ। चंद लम्हे प्यार की नजर हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यूशा उस पर से हटा और बाल दुरुस्त करके सीरियस तासुरात बनाए दरवाजे की सिमत पड़ा। मनसा खुद को कंपोज करके सीधी बैठ चुकी थी। सॉरी भाई, बेवक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया? किहान पहली फुर्सत में कहता अंदर दाखिल हुआ। सब ठीक? यूशा ने बिना तासुर लिए पूछा। हाँ, बस देखने आया था। अकेले अकेले हवेली बांट रहे हो, मुझे बताया भी नहीं। उसने एक आइब्रो उठाकर सवालिया नजरों से घुरा। यूशा और मनसा में मुतफक्किर नजरों का तबादला हुआ। ये बात किहान को कैसे पता चली, उन दोनों को समझ न आया। सरफराज के मैनेजर को कॉल की थी आपने? मिलने का कहा है उनसे? दूसरे इंकशाफ पर यूशा के माथे पर बल नमूदार हुए। मनसा वज़ीर आला सरफराज का नाम सुनकर हैरान हुई। आपका नंबर नहीं लग रहा था तो उसने मुझे कॉल किया अपॉइंटमेंट का टाइम बताने। किहान ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आते सरफराज साहब के मैनेजर का नंबर लहराया। हाँ, मैं बताने वाला था। यूशा ने मामला संभालने की कोशिश की। कब? सब कुछ अकेले हड़पने के बाद? किहान गुस्सा हुआ। अरे, अपॉइंटमेंट मिल जाता तो बता देता।
यूशा उसके बेमंतक गुस्सा होने पर जिद हुआ। मुझे आप पर भरोसा नहीं है, आज से हर काम मुझसे पूछ कर करोगे। उसने हाथ उठा लिए। मैं बड़ा हूँ तुमसे, अब कुछ करने से पहले तुमसे इजाजत लूं। उससे बात हंसी में उड़ा दी। आपसे बड़े महापीर हैं, आगा साहब हैं, पर आप उनको धोखा दे रहे हैं तो मेरी क्या हैसियत है? कि हाँ ने तंजिया कहा, ये सब साथ मिलकर प्लान किया है ना? युषा ने उंगली दिखाते तरदीद की। साथ मिलकर प्लान किया है तो साथ मिलकर एक्शन लिया करो। अगर मुझे किसी भी वक्त लगा आप मेरे साथ फरेब कर रहे हो, मैं आगा साहब को सब बता दूंगा। कि हाँ ने उसे जज्बे से उसे धमकाया और कमरे से बाहर निकल गया। युषा ने सर पर हाथ फेर कर लंबा सांस लिया था। इसके भी पर निकल आए, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। मनसा नफरत से बड़बड़ाई। हाँ, मार देता हूँ महावीर को, कि हान को, यहाँ तक कि आगा साहब को भी, सबको मार देता हूँ और आखिर में खुद भी खुदकुशी कर लेता हूँ। तुम अकेले राज करना पूरे खस्तार पर। अब खुश। वो इस कदर तैश में चिल्लाया कि मुन्नजा सहम कर पीछे होगी। अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। वह हिम्मत करके बेड से उतरी और उसके पास आई। उसकी गर्म सांसें और सुर्ख चेहरा गुस्से के बरकरार होने का सबूत था। मुन्नजा ने आहिस्ता से आकर उसे खुद से लगा लिया। युषा सॉरी, आई नो तुम मेरे लिए बहुत कुछ करे हो, एंड यू नो आई लव यू। वह उसे प्यार से अपनी जानी माइल करने लगी। युषा लब भींचे खड़ा रहा। चलो हम कंटिन्यू करें। वह मोहब्बत की दावत देती उस पर झुकने लगी। मेरा मूड नहीं अब। उसने एक झटके से उसे खुद से हटाया और चाबियां उठाकर बाहर निकल गया। वह उस वक्त कमरे से ही नहीं बल्कि हवेली से ही दूर जाना चाहता था, इसलिए गाड़ी में सवार होकर जन करके दौड़ा दी। दूसरी तरफ महावीर खिड़की के पास खड़ा रोशन चांद को देख रहा था। कैसे जमरूश के आने से सब बदल गया था। उसकी जिंदगी, उसके एहसासात, उसके जज्बात। उसके साथ गुजरे एक एक लम्हे को सोचकर उसके लबों पर शफीक सी तबस्सुम ठहर गई। महावीर, क्या देख रहे हैं? जमरूश चेंज करके उसके पास आई। समर, उससे जज्बात से भरी आवाज में कहा। जमरूश ने चेहरा उठाकर उसे देखा था। आज कितने दिनों बाद उस नाम से बुलाया। वह मोतबर सी महसूस करने लगी थी। महावीर ने उसके गिर्द हसार बना लिया। नजरें अब भी चांद पर थी। जमर, मैं चाहता हूँ जब मैं उदास हूँ तो तुम्हारे बाजू मेरे गिर्द हायल हो। मैं अपनी हर उदासी, खामोशी, थकन और तन्हाई तुम्हारे साथ बांट कर खत्म कर दूं। वो सांस लेने को रुका। उसने सर नीचे करके जमरूश की आंखों में देखा। और तुम्हारे हसार में, तुम्हारी कुर्बत में सुकून से जीऊं। मेरा हर लम्हा तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म हो। आंखें बंद होने तक तुम्हारा चेहरा मेरे सामने हो। वो एक एक जज्बे को बयान करता और उसके नक्श पर लम्स छोड़ता क्या। जमरूश ने आंखें बंद करके उसके हर एहसास को दिल में उतारा था। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। वो दिल की गहराइयों से मशकूर था। थैंक यू मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए। जमरूश ने जवाब देते उसे मजीद खुद में भींच लिया। जिंदगी में इंसान के पास एक ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए कि जब वो दुनिया के मामलात से, ताल्लुकात से थक हार कर लौटे तो उसके साए में बैठ सके, जहाँ उसको कोई डर खौफ ना हो, जहाँ प्यार हो, मान हो, इज्जत हो, ये यकीन हो वहाँ हर दर्द की दवा मिलेगी। ये मंजर वजीर आला साहब के ऑफिस का है। युशौर के हाथ 3 पीस सूट और बूट में तैयार हशाश बशाश चलते उनके कैबिन में दर आए। आइए, शामिर साहब ने सेटिंग करने आपने साहबजादों को भेजा है। सरफराज साहब असेंबली हॉल में हुआ वाकया भूले नहीं थे। आगा साहब की सेटिंग नहीं, हम अपनी जानिब से एक डील करने आए हैं। युशौन के मुकाबल नशिस्त पर टांग रखे बैठा। कैसे डील? सरफराज साहब को उनके हरकत मशकूक लगी। आप आगा साहब को हराना चाहते हैं और हम महावीर को। हमसे हाथ मिला लीजिए, दोनों का फायदा है। कि हाँ ने आगे होकर अपनी चालाकी दिखाई। मैं समझा नहीं। वजीर साहब ने मजीद वजाहत मांगी। बात साफ है वजीर आला साहब, हम महावीर को आगा साहब से अलग कर देंगे। आप नवाब शामिर एहसानी को करप्शन के केस में गिरफ्तार करवा दीजिएगा। युषा ने तफसील से समझाया। जब तक कि हम प्रॉपर्टी अपने अपने नाम नहीं करवा लेते, उसके बाद आगा साहब को वापस छुड़वा लेंगे। कि हाँ ने बकिया प्लान का नक्शा खींचा तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा? वजीर साहब राजी न हुए। 2 फायदे हैं। एक तो आप आगा साहब को गिरफ्तार करवा कर अपना बदला ले लेना, और दूसरा उनके कब्जा की ये जायदाद आपस में बांट लेंगे। युषा ने दूसरी ऑफर देकर टेक लगा ली। इस मर्तबा वजीर आला साहब महसूस होते नजर आए थे। उन्होंने टेक लगाते मुस्कुराहट से जाए उन दोनों को देखा था। नवाब शामिर एहसानी के लिए नफरत और हसरत तो वजीर आला सरफराज साहब के दिल में थी ही, जिसे युशा और केहान के हवा देने की जरूरत थी, और अब वो हसद शोले की सूरत इख्तियार कर गई थी। अप्रैल की आमद के साथ खसदार की गर्मी में इजाफा हुआ। सफिया को 1 हफ्ता हो चुका था और 2 दिनों में उनकी वापसी थी।
उस शाम वो हंसदार किनारी झील घूमने गए थे। महाबीर बहन और भांजे के साथ पानी में खेल रहा था। जमरोश उनके फासले पर खड़ी उसे देख रही थी तो फैल पेंट की जेबों में हाथ डाले उसके बगल में खड़े हो गए। आप महाबीर को लेकर इस्लामाबाद आए, मैं काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ, उसका प्रॉपर इलाज हो जाएगा। उसने दोस्ताना अंदाज में कहा। जमरोश सीने पर हाथ बांधे उसकी सिमत मुड़ी। महाबीर ठीक है, उसे किसी डॉक्टर या इलाज की ज़रूरत नहीं है, उससे तो फैल को घूरा था। ओह रियली? तो फैल ने सहजागिया तौर पर आबरू चुकाए। बीवी को खुश करना आता है उसे? उसने जमरूश को सड़ता पैर देखा था। जमरूश का दिल किया उसका मुंह तोड़ दे, मगर नंद के बसे बसाए घर की खातिर करवा घूंट पी गए। कम से कम दूसरों के बीवी से फ्लर्ट करना नहीं आता, झूठ बोलना नहीं आता, धोखा देना नहीं आता, फरेब और मक्कारी नहीं आती, चालबाजी नहीं आती, दूसरों को अजियत देना नहीं आता। वो दांत पर दांत जमाए आंखों में तैश लिए उसे महाबीर की वो खूबियां गिनवाने लगी जो उसने दूसरे मर्दों में बहुत कम ही देखी थी। मुझसे बहुत प्यार करता है, इज्जत करता है, ख्याल रखता है, मुझे परेशान करने वालों की गर्दन भी काट देता है, मेरे लिए दीन की राह पर आ गया, पढ़ना लिखना सीख गया, दिमाग 70% नॉर्मल हो गया, जल्द एथलीट बनेगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैं उसी में बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब ये नहीं पता आपके नजदीक बीवी को खुश करने से क्या मुराद है। वह उसका तंज उसी पर पलट गई। अल्फाज और दिलों का बहुत ख्याल रखा कर, क्योंकि बोले हुए अल्फाज और टूटे हुए दिलों की मरम्मत नहीं होती। महाबीर से आंखें छोटी करके उसे सिमत देख रहा था। जमरोश को गुस्से में जाते देखकर वह पानी से निकलकर उसकी जानिब भागा। समर क्या हुआ? वह उसके करीब आते मुखातिब हुआ। जमरोश की धड़कन बढ़ गई कि कहीं उसने उसे तफैल से बात करते देख तो नहीं लिया। कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? वह अनजान बन गई। नहीं, वो तुम गुस्से से जा रही थी तो। महाबीर अपने बहमा दुरुस्त करने लगा। मैं क्यों गुस्से में होंगे? कुछ नहीं हुआ। वह हंसी में बात टाल के महाबीर ने सर को जंबिश दिया और वो दोनों साथ साथ चलते रेस्टोरेंट की सिमत बढ़ गए। रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी चुप होना ही बेहतर होता है। जमरूश को हवेली में 1 साल हो गया था। उसके लाड प्यार से महाबीर की हालत काफी बेहतर हो गई थी। ऐसा नहीं था कि वो अब ऑटिज्म का मरीज नहीं था, अलबत्ता उसके इस मर्ज की फीसद कम हो चली थी। गुस्सा अब भी आता और गुस्से में बेकाबू हो जाता, अक्सर औकात हकला जाता, घबरा जाता, परेशानी में खुद को मारने लगता, मगर पहले से बेहतर था। कुछ समरोश की मोहब्बत थी, कुछ अल्लाह की राह पर चलने की तौफीक। वो रिश्तों को अच्छे से निभा रहा था। अब तो मनस्सा भी बच्चों को उसके पास जाने से मना नहीं करती। हमना के घर पहले बच्चे की आमद थी, इसलिए उसने महाबीर और समरूर से हसद हसद साइड पर करके अपनी सेहत को पहली तरजीह दी। और सरोज सभी फैमिली डिनर पर साथ थे। जमरूश आगा साहब के खाना खत्म करने की मंतजर थी। वो खाली प्लेट में चमचा चला रही थी जब आगा साहब आखिरी लुकमा नौश फरमाकर पीछे हुए। आगा साहब, आपसे एक इजाजत चाहिए थी। उसने उनके उठने से पहले बात शुरू की। हाँ बोलो। आगा साहब उंगलियां वहां मिलाकर उसकी जानिब मुतवज्जह हुए। मैं चाहती हूँ महाबीर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ज्वाइन करें, आने वाले ओलंपिक्स में हिस्सा लें। वह बात मुकम्मल करके मुतजब्जब हुई। उसकी तवक्कात के मुताबिक आगा साहब गुस्सा हो गए। उसका दिमाग इतना भी ठीक नहीं हुआ कि लाखों लोगों के बीच खड़ा हो सके। उन्होंने रौबदार आवाज में जवाब दिया। जमरोश ने महाबीर को देखा था, शायद उसे उम्मीद थी कि वो दिफा में कुछ बोलेगा, मगर वो लब सख्ती से भींचे सर झुकाए बैठा रहा। गली मोहल्ले तक तो ठीक है, यहाँ के लोग हमारी हुकूमत में महाबीर का मजाक नहीं बना सकते, मगर आप उसे ओलंपिक्स में ले जाकर उसका इंटरनेशनल लेवल पर मजाक बनाना चाहती हैं। आगा साहब खफा हो के उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था। पर महाबीर बहुत अच्छी तलवारसानी करते हैं, किसी कोच की ज़ेरे निगरानी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा करेंगे। जमरूश ने दूसरा मंतक पेश किया। वह महज उसका शौक है, ये इतना भी नॉर्मल नहीं है कि लाखों लाखों लोगों के बीच तलवारसानी कर सके। दो अनजान लोग उसके सामने आएंगे, ये घबरा कर आपके पल्लों में छुप जाएगा, और हम ये हरगिज नहीं चाहते कि लोग उसे बुज़दिल समझे। आगा साहब का मंतक भी अपनी जगह बजा था, जिसकी समझ जमरूश को बाद में आने वाली थी। पर डॉक्टर की रिपोर्ट्स वह मजीद वजाहत देती कि आगा साहब तैश में खड़े हो गए। जमरोश के अल्फाज मुंह में ही रह गए। उनको खड़ा होता देखकर बकिया फैमिली भी खड़ी हो गई थी। किस किस को आप डॉक्टर की रिपोर्ट्स दिखाती फिरोगे? किस किस का मुंह बंद करवाओगी? किस किस की हंसी रोकोगी? और मेज पर हाथ मारते घुराए। महाबीर उनके जमरोश पर इस तरह चिल्लाने से मुस्तरिब होकर अपनी जगह खड़े खड़े ही वो पैर हिलाते लंबा सांस लेते खुद को कंपोज करने की जतन करने लगा। जाने दीजिए इसे, ये अल्फाज समा बेगम की जुबान से निकले थे। नवाब शामिर एहसानी ने बेयकीनी से गर्दन घुमाकर अपनी बेगम को देखा था। इजाजत नहीं है। उन्होंने अपना रवैया नरम रखना चाहा। मैं चाहती हूँ कि महाबीर जाएं, समरोश उसे संभाल लेंगी। अम्मा बेगम ने हबकी से घूरा था।
बहुत जुबान चलने लगी है मेरे सामने। उनका कंट्रोल टूटने लगा। हर चीज़ आपकी मर्जी से भी तो नहीं हो सकती। अम्मा बेगम डटी रहीं। बस बहुत हुआ, महाबीर उनकी जुबान काट दो। उन्होंने आग बगोला होकर हुक्म सादिर किया। सबकी सांस रुक गई। समरूश की औसान खता हो गई। अम्मा बेगम भी इस जौहर का चेहरा देखने लगी। यूशा और केहान में मुतफक्कर नजरों का तबादला हुआ। महाबीर ने तलवार निकाली पर कुदरती तौर पर उसका हाथ काम किया। दिल की धड़कन बर्क रफ्तारी से भी ज्यादा तेज चल रही थी। आगा साहब ने शोला बरसाती नजर से महाबीर को घूरा था। आगा साहब, वो मेरी अम्मा बेगम है। वो नफ़ी में सर हिलाते आबदीदा हो गया था। पर ये मेरा हुक्म है। नवाब शामीर एहसानी अपने बड़े बेटे को आजमा रहे थे। आपके हुक्म पर जान कुर्बान, पर जन्म देने वाली माँ को कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? उससे मुतरन्नम लहजे में कहते वजाहत मांगी। जमरोश और अम्मा बेगम के चेहरे भीग चुके थे। ठीक है फिर, उनकी जुबान की जगह अपना हाथ काट दूं, ताकि तुम एक हफ्ते तक तलवार ही न पकड़ सको। और तैशो मलाल में अपने लफ्जों पर गौर नहीं कर पाए। महाबीर नहीं। अम्मा बेगम ने रोकना चाहा पर देर हो चुकी थी। अभी आगा साहब का जुमला मुकम्मल भी ना हुआ कि महाबीर ने पूरे ताब से तलवार अपने बाएं हथेली पर फेर दी। सुर्खून की धार बह निकली जो टाइल्स के फर्श को लाल करने लगी। महाबीर, कितना गहरा काटा है। अम्मा बेगम रो पड़ी। चलिए अस्पताल चलें, स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे। जमरूश ने उसका अपने हाथ में थाम कर खून रोकने की कोशिश की। उसके हाथ और फर्श को भिगोते लाल रंग को देखकर आगा साहब के दिल में टीस से उठने लगी। उसकी हथेली से बहता था तो उन्हीं का खून। उनको अपनी गलती के एहसास हुआ तो लब भींचे रुख मोड़ लिया। कैसे उन्होंने खुद अपने ही जिगर के टुकड़े को ऐसे सजा दे दी, वो तस्लीम न कर पाए। जमरोश ने काफ़ी कोशिश की मगर महाबीर अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियों की जानिब लंबे ढक बढ़ता चल दिया। अम्मा बेगम उसे पुकारती रहीं पर वो ना रुका। आका साहब महज उसके हाथ से बहते खून से फर्श पर बनते लकीर को देख रहे थे। तुम यहाँ? 1 घंटे बाद आगा साहब टूटे कदमों से चलते लॉन में आए तो समरूश को वहां खड़े सर सर ऊपर को करके अपने कमरे की सिमत देखते पाया। महाबीर ने खुद को अंदर बंद कर दिया। लाइट्स भी नहीं लग रही, पता नहीं क्या कर रहा होगा। वह भी झुंझुलाई हुई ऊपर ही देखती रही। मैं देखता हूँ। वह वापस अंदर जाने लगे मगर किसी गैर महसूस एहसास के तहत रुक गए। कुछ कहो कि नहीं? और शायद उसकी जुबानी अपनी गलती सुनना चाहते थे। आप महाबीर के वालिद हैं। उसे आपने जिंदगी दी, पाला पोसा बड़ा किया। आप उसे बेहतर समझते और जानते हैं। आपके सारे खदशात अपनी जगह दुरुस्त हैं आगा साहब। आप दोनों के बीच में मेरी कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो बस उसे जिंदगी का नया रुख देना चाहती हूँ। आखिर कब तक आप या मैं उसे हवेली में कैद करके लोगों से छुपा कर रखेंगे? उसे ये एहसास दिलाते रहेंगे कि वो दिमागी तौर पर हम जैसा नहीं है। उसे अब दुनिया का सामना करना सीखना चाहिए, अकेले चलना चाहिए। कल को मैं ना रहूं, क्या आप ना रहें तो वह किसका सहारा लेगा? कौन संभालेगा? समरूश ने उनको ही सवालों में घेर लिया। आगा साहब उस कम से लड़की से इतनी समझदारी की बातें सुनकर महसूस हुए। बाकी प्यार करना, सजा देना, गले लगाना या दूर करना, वो आप दोनों का अपना मामला है। मैं कभी मुदाखलत नहीं करूंगी। वो आखिरी फिक्रा कहकर फिर से ऊपर देखने लगे। शामिर साहब लॉन्च के अंदर आए और अपने स्टडी रूम में चले गए। 5 मिनट बाद उनके हाथ में महाबीर के कमरे की चाबी थी। महाबीर तारीकी में बेड की पांति से लगे सर घुटनों में दिए मुंह बनाए, कभी लब दांतों में दबा लेता, कभी नाक चढ़ाता तो कभी सर पर हाथ फेरता मुस्तरी बैठा था। जब दरवाजा खुला और एक झटके से कमरा रोशन हुआ, आगा साहब लाइट ऑन करके अंदर दाखिल हुए। महाबीर ने रोशनी पड़ने पर आंखें मीच ली। महाबीर, आगा साहब ने प्यार से पुकारा और उसके साथ कालीन पर बैठ गए। उसका हाथ अभी भी खून से रंगा हुआ था, अलबत्ता मुट्ठी बंद करने के बायस लहू का भाव रुक चुका था। नाराज हो? उन्होंने चौकड़ी करते उसे देखा। महाबीर तेजी से नफी में सर हिलाकर तस्दीक दी। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी थोड़ी पकड़ी और रुख अपनी सिमत किया। महाबीर ने खुश होंठों पर जुबान फेर कर बोलने के लिए लब खोले। जो आप कहो। उससे दांत निकालते मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं तुम्हारे दिल की बात जानना चाहता हूँ। आगा साहब ने मुतबस्सम होते सर को जंबिश दिया। मेरे दिल की बात? वो महसूस हुआ था मानो आगा साहब ने कोई अनोखी बात कह दी हो। उन्होंने अपना रुख उसकी जानिब पूरा घुमा लिया, जैसे सारी तवज्जो उस पर लगाना चाहते हों। महाबीर कुछ देर लब गोल की आंखें घुमाकर अपने दिल की बात तरतीब देता रहा और फिर पलके झपकाते गला तार किया। पता है, समरूश कहती है कोई भी इंसान बेकार नहीं है। उस दुनिया में कोई भी बेमतलब पैदा नहीं हुआ। मैं ऐसा पैदा हुआ हूँ। दिमाग कमजोर है तो साथ में अल्लाह ने हाथों में इतना अच्छा हुनर दिया। उसे यूं साया नहीं करना चाहिए। वो सबक की तरह वजाहत सुना गया। आगा साहब ने समझने के अंदाज में सर हिलाया तो आगा साहब, मुझे अपने हुनर का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे दुनिया को बताना चाहिए कि ऑटिज्म के मरीज पागल नहीं होते, जो बस आम इंसानों से अलग होते हैं।
ہر انسان کو اللہ نے کسی نہ کسی کے لیے کارآمد کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے ایسا بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اپنے جیسے اور لوگوں کا حوصلہ بڑھاؤں، ان کو اپنے کسی ایسے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کی ہمت دے سکوں۔ اور معصومیت سے متبسم ہوئے بولتا رہا۔ اب کی بار محسوس ہونے کی باری آغا صاحب کی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ پر اگر آپ کو یہ صحیح نہیں لگتا، آپ نہیں چاہتے کہ میں کسی اسپورٹس فیسٹیول میں جاؤں، تو میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کی خوشی میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس نے پختہ ارادہ بنائے سر کو جنبش دیا۔ اس کی بات پر آغا صاحب سر کو نفی میں ہلاتے ہنس پڑے۔ تم اتنے سمجھدار ہو گیا، اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہو، تو اب میری کوئی مجال ہے کہ تمہیں منع کروں؟ ان کے سینے میں بھی تو باپ کا دل تھا، کیسے نہ پگھلتا۔ مہابیر ہنس پڑا۔ اسے ہنستا دیکھ کر شامیر صاحب بھی ہنستی ہے۔ مہابیر نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ بہت اچھی سوچ ہے، دعا کرتا ہوں تمہیں بہت کامیابی ملے۔ آغا صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا، کب ہے تمہارا یہ فیسٹیول؟ اچانک یاد آنے پر وہ رکے۔ 2 ماہ بعد، وہ کہتے ہوئے اب سردہ ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر آغا صاحب کو دیکھا تھا، پر مجھے اس کے لیے ٹریننگ سینٹر جوائن کرنا پڑے گا۔ اس نے دل گرفتگی سے بتایا، کر لینا۔ آغا صاحب اس کی مٹھی آہستہ سے کھول کر چھوٹ کی نوعیت دینے لگے، بہت خرچہ ہوگا۔ دوسری بات بھی اس انداز میں بولی، خرچے کی فکر مت کرو، میں سب کچھ لگا دوں گا۔ وہ پورا ساتھ دینے کو تیار تھے۔ پر میں چلا جاؤں گا تو آپ اکیلے ہو جاؤ گے۔ ایک اور پریشانی نے گھیر لیا تھا، اس کی بھی فکر مت کرو، یوشا اور کیہان ہے نا میرے پاس، تم بس اپنے مہم پر فوکس کرو۔ آغا صاحب نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے تنبیہ کیا۔ مہابیر سر ہلا کر ان سے لپٹ گیا۔ درد ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے زخم پر باندھا۔ اب نہیں ہو رہا۔ اس نے حسار مضبوط کرتے ہوئے تسلی دی۔ آغا صاحب نے محبت سے اسے خود سے لگائے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اس روز سمروش اسے ساتھ لیے شاپنگ کے بہانے سے نکلی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مہابیر نے مارکیٹ پیچھے رہ جانے پر سوال کیا۔ قبیلے کے لوگوں سے ملنے، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے اعتراف کیا۔ کیوں؟ مہابیر نے یکدم گردن اس کی سمت موڑی۔ تاکہ آپ لوگوں سے ملو، بات کرو، ان کے دلوں سے آپ کا خوف ختم ہو جائے، اور جب آپ میڈل جیت کر لاؤ تو سب خوشی سے بے حال ہو جائیں۔ سمروش نے مستقبل کی پیش گوئی کی۔ نہیں ملنا؟ مہابیر مضطرب ہوتا رخ پھیر گیا تھا۔ مہابیر، ابھی لوگوں سے نہیں ملو گے، ان سے بات نہیں کرو گے، تو اسپورٹس فیسٹیول میں یا اولمپکس میں لاکھوں لوگوں کا سامنا کیسے کرو گے؟ آپ کو ابھی سے لوگوں سے ڈیل کرنا سیکھنا ہوگا۔ سمروش نے استحکام سے سمجھایا۔ مہابیر منہ بنائے سر سانس خارج کرتے رہ گیا۔ کچھ مسافت طے کر کے کار حجرے کے سامنے رکی۔ شکور اور بہادر کاکا کی مدد سے سمروش پہلے سے قبیلے کے لوگوں کو وہاں اکٹھا کر چکی تھی۔ قبیلے کے سارے بڑے بزرگ، جوان، بچے، مرد، عورت ٹینٹ کے نیچے دری پر بیٹھے چائے مگئیوں میں مصروف تھے۔ سبھی پریشان حال نظر آئے۔ مہابیر کار سے اتر کر اتنے لوگوں کو دیکھ کر قدرے پریشان ہو گیا۔ وہ سمروش کا ہاتھ پکڑ کر سر جھکائے ہجوم کو نظر انداز کر کے چلتا اسٹیج تک آیا۔ مہابیر، ریلیکس، یہ سب آپ سے ملنے آئے ہیں، ان کی طرف دیکھو، ان سے بات کرو۔ سمروش اس کا اضطراب کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مہابیر نے ہمت کر کے سر اٹھا کر ایک نظر ان خوفزدہ چہروں پر ڈالی تھی۔ یہ مجھ سے ملنے نہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، اس لیے یہاں آئے ہیں۔ مہابیر نے ہاتھ بڑھا کر سامنے بیٹھے ہجوم کی سمت اشارہ کیا۔ اس کے جملے پر سمروش نے ایک مرتبہ پھر ان سب پر نظر ڈالی تو واقعی قبیلے کے لوگ خوف و ہراس میں بیٹھے مہابیر کو دیکھ رہے تھے۔ میں ان سے کیا بات کروں؟ دیکھو ان کو، ان کے چہرے کو، کوئی ڈر کر دیکھ رہا ہے تو کوئی نفرت سے، اور کوئی بدلہ لینے کے لیے۔ مہابیر کی آواز درد بھری ہوگی۔ سمروش اداس ہو گئی تھی۔ مہابیر نے ہجوم میں سے ایک جوان مرد کو بلایا۔ شامیر صاحب کے گارڈز اسے اٹھا کر مہابیر کے سامنے لے آئے۔ نہیں نواب صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے پاس تو زمین جائیداد بھی نہیں ہے، میں تو دہاڑی کرنے والا مزدور ہوں، معاف کر دو۔ وہ جوان ہاتھ جوڑے روتے ہوئے مہابیر کے پیروں میں گر پڑا۔ اسے دیکھتے نیچے بیٹھے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ بھگدڑ کرنے اٹھنے لگی، لیکن مقامی گارڈز اور پولیس سے انہیں خاموشی سے بٹھائے رکھا۔ مہابیر نے افسردگی سے دوسری سمت رخ کر کے سر پکڑ لیا۔ سمروش اٹھی اور بہادر کاکا سے مائک لے کر لوگوں سے مخاطب ہوئی۔ میری بات سنیے، مہابیر اب بدل گئے ہیں، آپ سب کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب کسی کو نہیں ماریں گے۔ اس نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ اس کے دعوت نامے پر اختر صاحب بھی چہرے پر کپڑا اوڑے شہریوں کے مابین بیٹھے حالات مشاہدہ کر رہے تھے، بلکہ یہ اب اپنی تلوار زنی کا استعمال اچھے کام کے لیے کریں گے، تلوار زنی کے کھیل میں حصہ لیں گے اور سونے کا تمغہ جیت کر لائیں گے۔ وہ لوگوں کا نظریہ بدلنے لگی۔ مہابیر ساکت کھڑے اسے دیکھنے لگا۔ سونے کے تمغے کے ساتھ ساتھ اور بھی انعامات ملیں گے، ہمارا ہستار مشہور ہو جائے گا، بلوچستان کے لیے ترقی کا باعث بنے گا۔ وہ غریب عوام کو نئے خواب دکھانے میں کامیاب ہو رہی تھی، سب اسے خاموشی سے سن رہے تھے۔
بابا اسے بنا پلک جھپکائے دیکھتے تھے۔ سیاسی گھرانے کی بہو تھی، تقریر کرنا سیکھ گئی تھی۔ اس نے ایک کام میں آپ سب کی بھی مدد چاہیے، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ سب میں فکر مند نظروں کا تبادلہ ہوا۔ آپ کو بس مہابیر کے بارے میں اپنا نظریہ بدلنا پڑے گا، ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا۔ کیا آپ سب ہمارے شہر کی کامیابی میں ساتھ دیں گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ عوام خاموش بیٹھی رہی۔ میں دوں گا ساتھ۔ سب سے پہلے اختر صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ ان کی آواز پر زمروش چونک کے اس نے خوش ہوتے بابا کو دیکھا تھا۔ میں بھی ساتھ ہوں۔ دوسری آواز پر تو زمروش کے ساتھ ساتھ اختر صاحب نے بھی گردن اوپر کر کے دیکھا تھا۔ وہ آواز ارباز کی تھی۔ اس کی پیروی کرتے عورتوں کی قطار میں بیٹھی اماں اور زمروش کی بھابھی بھی ہاتھ بلند کرنے میں پیچھے نہ رہی۔ ایک کے بعد ایک کر کے ہاتھ اٹھنے لگے۔ زمروش کی آنکھوں میں خوشی سے نمی اتر آئی۔ اتنے ہاتھ اٹھتے دیکھ کر مہابیر حیرت زدہ ہو کر ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ ہم سب یوں ہی ساتھ ہو تو بہت جلد یہاں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ زمروش نے حوصلہ افزائی کرتے مائک مہابیر کی سمت پڑھا۔ وہ مائک اپنے آگے کر کے سب کو دیکھتا رہا۔ اس کے گویا ہونے کے انتظار میں لوگ خاموش ہو گئے۔ تھینک یو، وہ محض اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ بھائی کھیل میں کیا کرو گے؟ کچھ کر کے دکھاؤ۔ ایک ٹین ایج لڑکی نے اٹھ کر فرمائش کی۔ ہاں ہاں کچھ کر کے دکھاؤ، ہاں ہاں کر کے دکھاؤ۔ اس کے پیچھے باقیوں کے بھی نعرے بلند ہو گئے۔ مہابیر خوشی سے چہک اٹھا اور تلوار نکال کر کرتب دکھانے لگا۔ سبھی لوگ دل تھامے محسوس ہوتے دیکھنے لگے۔ آخری کرتب میں اس نے بہادر کاکا کو بیچ میں کھڑا کیا اور اس کی پگڑی پر سیب رکھا۔ مہابیر بابا، میں آپ کا وفادار ہوں، بچپن سے پالا ہے آپ کو، میری گردن کٹ جائے گی، رحم کرو۔ بہادر کاکا کانپنے لگا۔ ہاں 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 کاکا، کچھ نہیں ہوتا، بس دیکھتے جاؤ۔ مہابیر ہنستا ہوا پیچھے گیا اور آگے آتے گھوم کر پگڑی پر رکھے سیب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ زمروش اس کرتب کی روادار نہیں تھی، لیکن اسے یہ کرتب بھی اتنے اچھے سے کرتا دکھا کر وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ فضا میں تالیاں گونج اٹھی۔ بچے بوڑھے مرد و زن سب اسے سراہتے صدائیں دینے لگے۔ مہابیر نے سر کو خم دے کر ان کی تعریف وصول کی۔ اسے تالیوں کے بیچ نواب صاحب چلتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ نواب صاحب کو دیکھ کر قبیلے کے لوگ متذبذب ہوتے خاموش ہو گئے۔ مہابیر کا حوصلہ بڑھانے، اسے لوگوں کے مابین تلوار زنی کرنے کی ہمت دلانے کے لیے یہ چھوٹی سی کوشش تھی۔ زمروش نے ان کے حجرے میں شور رکھنے پر وضاحت دی۔ آغا صاحب سر کو خم دے کر مسکرائے اور مہابیر کا شانہ تھپتھپایا۔ مہابیر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخر اس کا لا حاصل خواب حاصل ہونے جا رہا تھا۔